गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले सेशन में हमने हिंदी में इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीखा था। हमने देखा था लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर भी दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। हमने यह भी देखा कि लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे। कर्म ही उनके लिए ईश्वर था। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। उनके चरित्र और जीवन दर्शन में हमने 3 बातें देखी। एक, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। दूसरा, उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण। और तीसरा, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। हमने शास्त्री जी की कुछ विशेषताओं के बारे में भी देखा था। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। शास्त्री जी जो कुछ भी कहते थे वही करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबिल की यह उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती है। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। मित्रों, यहाँ तक हमने सीखा था। अब पेज नंबर 21 पर आगे चलते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान यानी चुनौती, ललकार पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। अध्याय यानी एक नया पाठ, एक नया प्रकरण आरंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी तीव्र इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। मित्रों, यहाँ पर शास्त्री जी ने जब हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया तब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी।
गांधी जी के आह्वान पर यानी गांधी जी के चुनौती पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आए थे और उन्होंने बाद में काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम स्वरूप 1926 में वे लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उसके सदस्य बनकर उन्होंने अछूतोद्धार के कार्यक्रम में अपने आप को लगाया। उनकी जेल यात्राओं के बारे में देखें तो हमने देखा कि सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। 1930 से लेकर 1942 यानी 12 वर्षों के दौरान शास्त्री जी 7 बार जेल गए और दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी और जो सन 1942 की उनकी जेल यात्रा थी वह सबसे लंबी जेल यात्रा थी, 3 साल की। आइए अब आगे चलते हैं। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे, यानी 3 साल तक वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्मूलन यानी जड़ मूल से नष्ट करना, यानी जो जमींदारी प्रथा थी उस पर उन्होंने उन्मूलन यानी जमींदारी की प्रथा को जड़ मूल से नष्ट करने पर विशेष जोर दिया। अब पेज नंबर 22 पर चलते हैं। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण यानी समाधान की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण, अदम्य यानी उत्कट जो दबाया न जा सके, क्षमता यानी शक्ति के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित यानी बहुमत द्वारा चुने गए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। सही मायने में यानी सच्चे अर्थ में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ विभिन्न अनुभव के बारे में बताया गया है। सन 1935 में शास्त्री जी संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से भी जुड़े रहे। इस प्रकार विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्हें देहाती और शहरी जनता की, देहाती यानी ग्रामीण और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का अवसर भी मिला। सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए और यहीं से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। अब हम आगे चलते हैं।
देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी विभिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, उसे परिवहन कहा जाता है। संचार यानी कम्युनिकेशन, संदेशा व्यवहार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता यानी निपुणता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। औपचारिकता यानी जो केवल कहने, सुनने या दिखलाने के लिए ही हो, इससे पर रहता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। भटकाव यानी लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना, धुंधलापन यानी अस्पष्टता नहीं थी। मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि शास्त्री जी स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां संभाली। हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की। अब हम आगे चलते हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है उसके बारे में सीखेंगे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह यानी प्राधान्य दिया, अग्रिमता दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। संविधान यानी देश का जो बंधारण है, बंधारण को संविधान कहा जाता है। प्रदत्त यानी दिया हुआ। संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। अब पेज नंबर 23 पर चलते हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ शास्त्री जी ने कहा है कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में ही होना चाहिए। शास्त्री जी की यह महत्वपूर्ण बात हमें आज भी याद रखने की ज़रूरत है। आइए मित्रों, अब हम
पेज नंबर 23 पर दिए गए शब्दार्थ के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं। दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, समर्पण यानी सौंपना, अर्पित होना। समन्वय का अर्थ है संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, अंतर्गत। आस्था यानी श्रद्धा, विश्वास। विरासत यानी उत्तराधिकार, गुजराती में जिसे हम वारसा कहते हैं। आह्वान का अर्थ है ललकार, चुनौती, पड़कार। उन्मूलन का अर्थ है जड़ मूल से नष्ट करना। दक्षता यानी निपुणता। तरजीह यानी प्राधान्य, अग्रिमता। प्रदत्त यानी दिया हुआ। निर्वाचित यानी चुना हुआ। दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ निष्काम, निहित, उन्मूलन, प्रदत्त, निर्वाचित, दीक्षांत समारोह आदि जो शब्दों के अर्थ है, वे शब्दों के अर्थ शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह तैयार करना है। अब हम अभ्यास में प्रश्न 1 में दिए गए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला कथन, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। दूसरा, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उत्तर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये सारे गुण लाल बहादुर शास्त्री में अपने आप आ गए थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। तीसरा कथन, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अब पेज नंबर 24 पर दिए गए स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? उत्तर, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। प्रश्न 2, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार में भी हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी।
ये सारे गुण महात्मा गांधी में भी थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने भी अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न 3, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए भी चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। प्रश्न 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। आपको CW में शब्दार्थ लिखने हैं। अभ्यास में प्रश्न 1 की जो हमने चर्चा की, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, वे 3 प्रश्न लिखने हैं और स्वाध्याय में किए गए प्रश्न 1 के 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ पर PDF मिले या न मिले, आपको वीडियो में सारे प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं, तो आप वीडियो में से भी यह पाठ के प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।